2025 का अंत और 2026 की शुरुआत, ये दोनों मिलकर के खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। क्या यही स्काईमेट का भी आकलन है? सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री या उससे नीचे जब जाते हैं तो उसको लानीना कहते हैं। ऑलरेडी वो आ चुका है, तो लानीना बनने वाला है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने लानीना रहेगा। क्यों अचानक से लानीना आ जाता है? क्यों अचानक से हमें ये पता चलता है कि जी इस बार तो 110 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी सर्दी? बीते 122 साल में दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ा है। अब 2025 वो साल होगा जहां से ये टेम्परेचर घटना शुरू होगा और वो इसे बड़ी तबाही की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो हमने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। बहुत ठंड पड़ने वाली है, एकदम से मौसम बदलेगा और कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। कड़ाके की ठंड जो हमें 20 दिन 25 दिन की दिखाई दे रही थी, वो बहुत लंबी चलेगी। आपकी रजाइयाँ बहुत दिनों तक बाहर रहने वाली हैं। स्नोफॉल पहले हो गया तो सर्दी थोड़ा सा पहले आ गई। एक्सट्रीम टेम्परेचर भी जा सकते हैं दिसंबर से जनवरी तक। वैज्ञानिकों की तरफ से भी अब ये कह दिया गया है कि कोल्ड अलर्ट ये है। अगर घर में है तो रजाई में रहना पड़ेगा या हीटर चलाने पड़ेंगे। अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोट या हैवी वूलन्स पहनने पड़ेंगे। हर साल हम जितना फॉग देखते थे, कोहरा देखते थे, इस बार उससे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। पाकिस्तान से शुरू होकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक कोल्ड डे कंडीशन भी ज्यादा रह सकती है, डेंस फॉग भी ज्यादा रह सकती है। तो क्या बारिश भी इस बार सर्दियों में बाकी सालों के मुकाबले ज्यादा है? स्नोफॉल ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है, हेल स्टॉर्म के कारण नुकसान भी फसलों को हो सकता है। कुल मिलाकर के जो अनुमान है वो मुझे कड़ाके की सर्दी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। हाँ, कड़ाके की ठंड की ओर इशारा कर रहा है। तो क्या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले ज्यादा सावधान रहें? हाँ, ये तीनों राज्यों के साथ साथ नेपाल के जो इलाके हैं उसमें भी ठंड ज्यादा पड़ेगी। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली एनसीआर तक या उत्तरी राजस्थान तक भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बर्फीली हवाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक पहुंचती है और वहां तक भी टेम्परेचर गिरा देती है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अपनी कुर्सी की पेटी कस कर बांध कर रखिए क्योंकि एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इस बार जो ठंड पड़ेगी वो भीषण होगी, हाड़ कंपा देने वाली होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि बीते 110 सालों की सबसे भयावह ठंड इस बार पड़ेगी। 2026 का शुरुआत और 2025 का अंत आपका शायद बहुत बुरे अनुभव के साथ हो और इसीलिए आपको अलर्ट करने वाला, सचेत करने वाला ये पॉडकास्ट है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो पहले ही आपको ठंड अनुभव हो चुकी है, आपके राज्य में बर्फबारी हो चुकी है। और अगर आप उत्तर भारत में भी रहते हैं तो ये महसूस तो आपने अब तक कर ही लिया है कि स्वेटर निकल चुके हैं, जैकेट्स बाहर आ चुके हैं और हर साल की तुलना में ठंड पड़नी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ये किस ओर इशारा कर रही है आपको ये समझ आएगा। लानीना की बात की जा रही है, वो क्या है, कब तक उसका प्रभाव रहेगा और ये लानीना क्या सब कुछ तहस नहस कर देगा इस भीषण ठंड के जरिए, ये समझाने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, पहले भी टेक ऑफ में आप उन्हें देख चुके हैं। मौसम स्पेशल ये हमारा आज का पॉडकास्ट है। तो इसके पहले कि मैं अपने गेस्ट से परिचय करवाऊं, ये रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक इस पॉडकास्ट को आप पहुंचाइएगा, खासकर किसान भाइयों तक, ताकि उनकी जो कृषि की पैदावार है वो मौसम के अनुरूप हो सके। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं, जिन्हें मैं बोर्डिंग पास भी देने वाली हूं, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट महेश पालावत जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम ये जो सुन रहे हैं कि लानीना आ रहा है और हमने अक्टूबर की शुरुआत में ही देख लिया कि हिमालय 86% ढक चुका है बर्फ से, भीषण बर्फबारी हुई है और पूरा हिमालय इस समय बर्फ में ढका हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये उसी ओर इशारा है कि भीषण बर्फबारी भी रहेगी, भीषण तबाही भी होगी और बहुत ज्यादा ठंड होगी? देखिए, हाँ, ये आपने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि
आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं वो नवंबर के समय आते हैं, मतलब नवंबर के महीने में आपने देखा होगा कि नवंबर के सेकेंड हाफ में आकर के बर्फबारी शुरू होती है, फिर दिसंबर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, फरवरी तक चलती है और धीरे धीरे मार्च के बाद कम होने लग जाती है। इस बार हमने देखा कि 2 अक्टूबर को पहली स्नोफॉल हुआ जो ऊंचे पहाड़ों पर हुआ, और 6 अक्टूबर को बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया। उसका क्या था कि ट्रिपल अटैक कह सकते हो, कि एक लो प्रेशर एरिया था जिसका रेमनेंट था जो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर पहुंचा, ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्रों से नमी वाली हवाएं आई, तो ये इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख सभी जगह वेस्टर्न हिमालयाज पर बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ। और जैसे आपने बताया कि लगभग 85-86% जो पहाड़ियाँ थीं बर्फ़ से ढक गई, और उसी समय आपने देखा होगा कि उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक जो ठंडी बर्फीली हवाएं चली तो टेम्परेचर एकदम गिर गए थे। तो उस समय लगा था अक्टूबर के शुरुआत में ही कि अब स्वेटर जल्दी निकल आएंगे, एसी बंद हो जाएंगे, पंखे भी बंद हो जाएंगे और सर्दी बहुत पहले आ जाएगी। तो वही हुआ। अभी भी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है कि पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा ठंड दिखाई दे रही है। और ये जो जैसे कि लानीना जब होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, और जो उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी और नम हवा ठंडी हवाएं हैं वो लगातार आती हैं। उससे क्या होता है कि पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं। अगर अभी तक तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके बाद आया नहीं है बहुत अच्छा, अभी रिसेंटली आया था जिसने थोड़ा बहुत स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पे दिया। अब अगर अगले हफ्ते के बाद कभी भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और उसके कारण इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारण कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब, हरियाणा या उत्तरी राजस्थान में बन जाता है, तब अगर विंटर रेन हो जाती है तो एकदम से मौसम बदलेगा और कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। ये सर्दी जो 2025 के आखिर में पड़ने वाली है, क्या वो बहुत लंबी चलेगी? क्या हम ये देखेंगे कि वो कड़ाके की ठंड जो हमें 20 दिन 25 दिन ही दिखाई दे रही थी वो बहुत लंबी चलेगी? आपकी रजाइयाँ बहुत दिनों तक बाहर रहने वाली हैं क्या इस बार? देखिए क्या होता है कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मौसम के जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, तो सर्दी थोड़ी सी देर से आती है। इस बार स्नोफॉल पहले हो गया तो सर्दी थोड़ा सा पहले आ गई, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कि जो सर्दी दिसंबर के मिड के बाद में ही आती थी वो हो सकता है कि दिसंबर के शुरुआत में आ जाए। तो यानी कि ये 15 दिन आपके बढ़ गए सर्दी के, और 15 जनवरी तक आपकी सर्दी फिर से खत्म होने लग जाती थी। संक्रांति के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाते थे, तो हो सकता है कि ये जनवरी के एंड तक रहे। जो 30 दिन की सर्दी होती थी वो हो सकता है 60 दिन की हो जाए, तो मतलब एक्सटेंडेड विंटर कहा जा सकता है। और उस समय एक्सट्रीम टेम्परेचर भी जा सकते हैं जो सेकेंड हाफ से लेकर के फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी तक, उस समय हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड भी टूट जाए। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि सर रॉयटर्स और यूएस एनडब्ल्यूएस की तरफ से भी लानीना के संभावित बने रहने के बहुत लंबे समय तक यह अनुमान जताया गया है, तो क्या हम ये ऑफिशियली अब कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की तरफ से भी अब ये कह दिया गया है कि कोल्ड अलर्ट ये है? देखिए ये जो लानीना है, जो नेशनल एजेंसी है हमारी, आईएमडी है, स्काईमेट की तरफ से भी है, नोवा की तरफ से भी है, तो ये अब लानीना बनने वाला है। और ये लानीना बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। जनवरी के बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएंगी मानसून तक, 2026 के मानसून तक। तो बहुत लंबा तो ये लानीना नहीं खिंचेगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो कोल्ड जो जैसे ब्लास्ट होता है, तो कुछ एरिया मतलब पूरे ग्लोब में तो टेम्परेचर एवरेज बढ़ेगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे कि कनाडा हो गया, और जो यूरोप के जो उत्तरी जो देश हैं यानी कि अपर लैटिट्यूड्स में है, वहाँ पर एशिया के कुछ इलाकों में जो ठंड है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये मतलब एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो कुछ जो एरिया है, कुछ रीजन्स हैं वर्ल्ड के जो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है वो या तो सामान्य रहेगा या मार्जिनली बढ़ सकता है। क्योंकि जो ये जो ट्रेंड देख रहे हैं हम, यानी प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद से लेकर के, यानी 1850 से 1900 तक जो प्री इंडस्ट्रियल एरा बोलते हैं, उसके बाद से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। जी।
मेरा इसमें एक सवाल और है सर, क्योंकि आपने कहा कि लानीना की वजह से कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्या ये बहुत ज़्यादा ठंड वाला जो एरिया है वो एशिया का ही रहने वाला है? जिस तरह से मैं पढ़ रही थी कि प्रशांत महासागर में वो जो डिस्टर्बेंस होता है, आप और बेहतर जी, समझाएंगे। मैं लानीना के बारे में बता दूंगा। हाँ हाँ प्लीज। तो वो क्या रहता है, ये पहला सवाल, लानीना क्या है, मेरे व्यूअर्स भी और बेहतर जी समझ पाएंगे। और दूसरा, क्या उसका इम्पैक्ट अगर एशिया में ज्यादा है तो भारत को वो प्रभावित करने वाला है? देखिए, पहले देखते हैं लानीना क्या होता है। तो ये एक ग्लोबल पैटर्न होता है, कभी लानीना बनता है, कभी अल नीनो बनता है। तो लानीना का मतलब है एक मतलब लैटिन भाषा में है सुंदर लड़की, इसका जो हिंदी वो अनुवाद है। तो हाँ, यानी कि जो भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर है, यानी हाँ, इक्वेटोरियल ईस्ट पैसिफिक जो है, वहाँ पर जो समुद्री सतह के तापमान गिरने लग जाते हैं, यानी वहाँ ठंड बढ़ जाती है, मतलब पानी ठंडा होने लग जाता है। और जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड क्या होती है, जो आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ ईस्टर्ली विंड चलती है, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे तक, तो वो स्ट्रांग हो जाती है। जब वो स्ट्रांग हो जाती हैं तो वहाँ का जो गर्म पानी है उसको धीरे धीरे ये वेस्टर्न पैसिफिक, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ते हैं तो ये मानसून हमारा काफ़ी अच्छा होता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो बादल ज़्यादा बनेंगे और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अल नीनो उसका उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जो समुद्री सतह के तापमान बढ़ते हैं तो साउथ अमेरिका और पेरू में भारी बारिश होती है। एक तो ये है लानीना का असर। उस उल्टा उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक में हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो उस वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो उसको भरने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं आती हैं, यानी कि आप कह सकते हो वेस्टर्न हिमालयन रीजन से, जहाँ ठंडे इलाके हैं, वहाँ से तेज़ी से हवा आने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर गिरते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बढ़ने लग जाते हैं। और क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण एक पोलर जेट स्ट्रीम है, यानी कि वो पोल के जो नॉर्थ पोल है उसके आसपास मतलब काफ़ी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर में घूम रही है। और उसके बीच में यानी कि जो फ्रिजिड विंड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा -40 -50 डिग्री की जो हवाएं हैं वो उसके अंदर बंद है, मतलब एक तरह से उनको वो रोके हुए है। तो जब ये कभी लानीना है या जो भी ग्लोबल पैटर्न में चेंजेस होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण क्या होता है कि वो जो जेट स्ट्रीम है कमज़ोर हो जाती है। जब कमज़ोर हो जाती है तो उसमें ब्रेक आते हैं, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वो कहीं नीचे झुकती है, साउथ की तरफ झुकती है। तो जो उसमें जो हवा ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, वो उसमें से निकल करके नीचे की तरफ आती है, यानी कि ज़मीन की मतलब सरफेस की तरफ आती है। तो यूरोप और एशिया के ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आने लग जाती हैं। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर लगातार गिरते हैं, साइबेरिया और वहाँ पर जब गिरते हैं तो वहाँ से जो हवाएं आती हैं वो पूरा आपका इंडिया तक और पाकिस्तान तक, चाइना और जो आपका बांग्लादेश है, ये पूरे जो एशिया के कंट्री हैं जो नॉर्थ में है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं आ जाती हैं और उससे टेम्परेचर गिरता है। तो हो सकता है कि इस बार इस तरह का कोई एपिसोड हो जाए जिसके कारण जो प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। और उसी कड़ाके की ठंड जो पड़ने वाली है उससे आपको संभावित तौर पर तैयार करने की हमारी कोशिश है, क्योंकि सर हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फॉग रहता है, हर चीज़ गड़बड़ा जाती है, आपकी ट्रेन लेट होना जी शुरू हो हाँ। जाती है, फ्लाइट कैंसिल या डिले होना शुरू हो जाती है, बाकी भी तमाम तरह की दिक्कतें, न आते हैं। सिर्फ ट्रैवल से जुड़ी हुई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, हर तरह की समस्या आती है। तो उसी से आपको ये तैयार करने की कोशिश है, और इसलिए रिक्वेस्ट मेरी है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक भी आप इस पॉडकास्ट को पहुंचाइए और शेयर कीजिए। सर, ये आपने कहा कि लानीना का हिंदी अर्थ अगर हम समझे तो वह खूबसूरत लड़की जी है, हाँ। पर खूबसूरत तो ये है नहीं जरा भी। ये हमारे लिए मतलब ये तो लैटिन भाषा का वो है, हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लिए इसलिए खूबसूरत है कि जो ला नीना के समय हमारा मानसून काफ़ी अच्छा होता है। कि उस समय मानसून अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी प्रशांत महासागर और इस इलाके में गर्म हवाएं होती हैं, गर्म टेम्परेचर होता है, तो बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है, तो खेती अच्छी होती है और उससे हमारी खुशहाली बढ़ती है, किसान खुश रहते हैं। इसीलिए हमारे लिए अच्छी चीज़ है। मॉनसून से जोड़ करके अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ है।
सर्दियों से अगर जोड़ करके देखा जाए तो फिलहाल मैं जहां तक समझ पा रही हूँ वो उतनी सुखद तस्वीर नहीं रहती उतनी है। सुखद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ हो रही है धीरे धीरे। हाँ। अगर उसको ये बैलेंस कर सकता है काफ़ी हद तक, तो ये भी अच्छा है कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसको भी कुछ हद तक कंटेन अगर करता है तो अच्छी बात है। तो कुछ वो दिन की लोग, परेशानी है, लेकिन हाँ, ओवरऑल तो फायदा ही है। पर मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग इस बात का वेट करते हैं कि वो वाली ठंड कब आएगी जी। जो बचपन में पड़ती थी या जो आज के कई साल पहले पड़ती थी। तो क्या वैसी वाली ठंड हम अनुभव करने वाले हैं इस बार? हाँ, ये आप जो वैसे तो दिसंबर के शुरुआत से ही अच्छी ठंड पड़ेगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कड़ाके की होती है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से लेकर के 15-20 जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। उस समय आपको वही फील आएगा कि हाँ, जो 20 साल पहले 25 साल पहले ठंड होती थी वही दिखाई दे रही है। मैं टेम्परेचर वाइज अगर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ नोएडा में बैठ के, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँ, और आप जिस जिस जगह से भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके आप बताइए, और उसके साथ ये भी बताइए कि इस समय आपके प्रदेश में, आपकी जगह पर, शहर में कितनी ठंड पड़ रही है, और बीते कुछ सालों के मुकाबले क्या आप उसे ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं समझना ये चाहती हूँ सर कि अगर 2 से 3 डिग्री भी सामान्य से कम टेम्परेचर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या आप वैसा कोई अंदेशा इस साल के लिए जाहिर करेंगे? क्या कोई टेम्परेचर आप हमें बता सकते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, इन राज्यों के लिए सामान्य से कितना नीचे जाएगा टेम्परेचर? देखिए, कोल्ड वेव कंडीशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। कोल्ड वेव क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे अगर 4.5 डिग्री नीचे पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो उसको कोल्ड वेव कहते हैं, लगातार 2 दिन। तो कोल्ड वेव के चांसेस बन रहे हैं इस बार, और अगर कोल्ड वेव आती है तो 4.5 डिग्री नीचे आ जाएगा, लेकिन ये लगातार नहीं रहता, मतलब 4-5 दिन कोल्ड वेव रहती है, उसके बाद फिर हट जाती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो हो सकता है कि 1 डिग्री या 0.6 डिग्री, 0.7 डिग्री नीचे आ जाए। ये यानी पूरे सर्दी के सीजन का बता रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, वो 4.5 या 5 डिग्री या कहीं कहीं पर 7 डिग्री तक भी नीचे आ सकता है। 7 डिग्री का मतलब है कि सीवियर कोल्ड वेव भी हो सकती है। और अगर बारिश होती है, जो विंटर रेन होती है, उस समय क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर नमी बढ़ जाती है तो फॉग बढ़ जाता है। अगर फॉग रहता है यानी कि कोहरा पूरे दिन रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो दिन के टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं पाते। अगर वो 16 डिग्री से नीचे रहते हैं तो उसको कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। यानी कोल्ड वेव से ज़्यादा कोल्ड डे खतरनाक होता है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है कि जस्ट बिफोर सनराइज आता है, और अगर उसके बाद धूप निकल आई 10 बजे, आधी जनता तो सो रही होती है उस समय जब सनराइज हो रहा होता है, जब तक वो उठते हैं 9-10 बजे धूप निकल आई, टेम्परेचर बढ़ गए, तो उनको फिर फील नहीं होगा। हाँ। लेकिन अगर फॉग रहता है, जो इस बार लग रहा है कि बारिश ज़्यादा हो सकती है और फॉग रह सकता है, तो पूरे दिन जब ठंड लगती है तब वो जो फील होता है वो पूरे दिन आपको या तो अगर घर में है तो रजाई में रहना पड़ेगा या हीटर चलाने पड़ेंगे। अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोट या मतलब हैवी वूलन्स पहनने पड़ेंगे। तो उसका ये जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है। तो इस बार कोल्ड डे कंडीशन भी ज़्यादा रह सकती है, डेंस फॉग भी ज़्यादा रह सकता है। मैं एक एक करके अगर दोनों पे चर्चा करूं, पहले फॉग पे हम करते हैं, फिर हम बारिश पे भी करेंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हर साल हम जितना फॉग देखते थे, कोहरा देखते थे, इस बार उससे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे आपने 2021 और 22 में देखा था कि उस समय फॉग थोड़ा ज़्यादा हुआ था। तो पिछले अगर हम 15-20 साल की बात करें तो 15-20 साल पहले क्या होता था कि 4 या 5 दिन तक लगातार, या 6-7 दिन तक पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, यानी कि पाकिस्तान से लेकर के आपका ये जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तक, यानी पाकिस्तान से शुरू होकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पूरा कोहरा छाया रहता था और कई दिन तक सूरज नहीं निकलता था। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड अब हट गया। अब क्या हो रहा है कि कोहरा काफ़ी कम हो गया है, मतलब डेंस फॉग आता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक परसिस्ट नहीं करता। जैसे 2021 और 2022 में थोड़ा ज़्यादा रहा था, तो इस बार भी उसकी इंटेंसिटी और डेंसिटी ज़्यादा रह सकती है। तो ये यानी कि पिछले कुछ सालों की तुलना में ज़्यादा होने से क्या होगा कि सर्दी ज़्यादा पड़ेगी और दिन में टेम्परेचर गिरे रहेंगे। अब बारिश के ऊपर भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि एक आम आदमी जब सुनता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो फिर हम ये भी समझते हैं कि बारिश होगी, इसलिए ठंड बढ़ेगी, और हो सकता है कि ओले पड़ें,
उससे हम ये समझ पाते हैं कि खेती को नुकसान जी पहुंच हाँ। सकता है। तो क्या बारिश भी इस बार सर्दियों में बाकी सालों के मुकाबले ज्यादा है? ये क्या होता है कि ला नीना में नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून है, जून से लेकर सितंबर तक जो पूरे भारत को बारिश देता है। जब ये रिट्रीट करता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के हवाएं यानी उत्तर पूर्व से आती हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस इलाके में बारिश करती हैं, जो दिसंबर तक चलती है। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में बारिश बढ़ जाती है, स्नोफॉल बढ़ जाता है पहाड़ों पर। तो अगर बारिश बढ़ती है ला नीना के हिसाब से, होना चाहिए, मतलब जो मतलब मीटरोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से बारिश बढ़नी चाहिए। अगर बारिश बढ़ती है तो कोहरा बढ़ेगा, और अगर ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा, जब बारिश में जब बादल बनते हैं तो वो 0 डिग्री आइसोथर्म से ऊंचे बन जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर गिरते हैं। तो गर्मियों में जो 0 डिग्री आता है वो 4.5-5 किलोमीटर पर आता है, लेकिन सर्दियों में ये 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर पर ही आ जाता है। उससे ऊंचे जब बादल बन जाते हैं तो वो ओले भी गिरा सकते हैं, तो ओलावृष्टि भी हो सकती है। हेल स्टॉर्म के कारण नुकसान भी फसलों को हो सकता है, और जब हेल स्टॉर्म होता है और बारिश होती है तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये होता है तो जो कुछ दिनों के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अनुमान है वो मुझे ऐसा कड़ाके की सर्दी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। हाँ, कड़ाके की ठंड की ओर इशारा कर रहा है। क्या कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके लिए आप कहेंगे कि वहाँ ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि ठंड ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बहुत पहले पड़नी शुरू जी। हो चुकी है। तो क्या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले ज़्यादा सावधान रहें? हाँ, ये तीनों राज्यों के साथ-साथ नेपाल के जो इलाके हैं, उसमें भी ठंड ज़्यादा पड़ेगी। अगर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो एवलांच का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि हिमस्खलन का जो होता है, वो भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो उत्तर भारत के जो जो पंजाब है, हरियाणा है, अ, उत जो उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली एनसीआर तक या उत्तरी राजस्थान तक भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, क्योंकि उसका असर जो है वो पहाड़ों पर जब स्नोफॉल होता है तो उसका असर यहाँ तक पड़ता है। और कभी-कभी जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप ज़्यादा होता है, 8 से 10 दिन का हो जाता है। क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के समय हवा घूमती रहती है और जो उत्तरी हवाएँ हैं, जो बर्फीली हवाएँ, उनको रोकती रहती है, तो टेम्परेचर थोड़ा-सा स्टेबल हो जाते हैं। अगर 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में जगह मतलब गैप होता है, तो जो उत्तरी हवाएँ हैं, बर्फीली हवाएँ, वो कभी-कभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक पहुँचती हैं और वहाँ तक भी टेम्परेचर गिरा देती है, वहाँ पर भी कोल्ड वेव पहुँच जाती है। तो इस बार हो सकता है कि इन राज्यों में भी बीच-बीच में कोल्ड वेव का असर देखने को मिल जाए। हम्म, मैं नोआ की बात आपसे करना चाहती हूँ सर कि नोआ का आकलन और स्काईमेट का क्या सेम है? क्या आईएमडी भी उसी ओर इशारा कर रहा है? नोआ और अमेरिकी क्लाइमेट एजेंसियों की तरफ से ये कहा गया है कि जो लानीना आएगा उसकी जो स्थितियां बन रही हैं वो दिसंबर के शुरू से ही शुरुआत हो जाएगी और फरवरी तक चलेगी। इसका मतलब 3 महीने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। और क्या, क्योंकि नोआ तो इस ओर इशारा कर रहा है कि फिर ये 2025 और 2026 जो है, 25 का अंत और 2026 की शुरुआत, ये दोनों मिलकर के खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। जी। तो क्या यही स्काईमेट का भी आकलन है? वैसे हम स्काईमेट में विंटर और इसका फोरकास्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता तो रहता ही है। मतलब भाई ये मतलब अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करते, लेकिन जो नोआ कह रहा है और मौसम विभाग भी ये कह रहा है, भारतीय मौसम विभाग भी यही कह रहा है, तो लानीना रहेगा। यानी अभी कभी भी ऑलरेडी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई है लानीना बनने की, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री या उससे नीचे जब जाते हैं तो उसको लानीना कहते हैं। ऑलरेडी वो आ चुका है, तो लानीना बनने वाला है और उसके बाद ये जनवरी के एंड तक रहेगा। तो यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने लानीना रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे न्यूट्रल कंडीशन आएँगी। तो जब तक लानीना रहता है और एकदम भी टेम्परेचर शूट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि लानीना के बाद न्यूट्रल कंडीशन आते ही टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो नहीं आएगा, धीरे-धीरे आएगा। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो आखिर है यानी 2025 का यानी कि जो दिसंबर का जो सेकंड हाफ होगा और जनवरी का फर्स्ट हाफ होगा, वो बहुत ज़्यादा सर्दी देख सकता है, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी। तो दोनों ही का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण क्या होता है कि फॉग ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि स्नोफॉल ज़्यादा होगा, हेल स्टॉर्म हो सकती है, बारिश हो सकती है, फॉग हो सकता है, तो उसके कारण ये सर्दी ज़्यादा हो जाएगी।
मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मेरे व्यूवर को ये विरोधाभास समझाएं कि हम लगातार ये सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो हमें तो गर्मी का एहसास होना चाहिए। फिर ये क्यों अचानक से लानीना आ जाता है? क्यों अचानक से हमें ये पता चलता है कि जी इस बार तो 110 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी सर्दी और बहुत ठंड महसूस होने लगती है? ये दो क्या विरोधाभासी चीज़ें नहीं हैं? देखिए, ये अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि 1850 से लेकर के अभी तक का अगर टेम्परेचर का ट्रेंड देखें तो एवरेज टेम्परेचर जो है हर 10 साल में 0.06 डिग्री बढ़ा है। और उसके बाद यानी 100 ये 1850 की बात है, लेकिन 1975 से यानी 125 साल बाद जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बढ़ना शुरू हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़नी शुरू हुई, तो उसके बाद जो ट्रेंड है प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद का, वो 2 डिग्री एक 10 साल में बढ़ना शुरू हुआ है। यानी कि धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 2024 जो है वो 1850 से लेकर के अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है। 2020 से 24 5 साल हैं, वो भी एवरेज में पूरे मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। तो एक तो ये है कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं, यानी कि ये तो एवरेज टेम्परेचर पूरे ग्लोब का है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि पिछले साल इसी साल कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, पिछले साल कम पड़ी थी, ग्रीन विंटर का कहा था उसको, इस बार टेम्परेचर काफ़ी नीचे चले गए और यानी ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी उस इलाके में ठंड पड़ गई। अब बीच में आपने देखा कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था, यूरोप में हुआ था, तो वो भी एक विरोधाभास है। और जैसे मैंने बताया कि पोलर जेट स्ट्रीम में अगर कभी कभी ब्रेक आता है तो कोल्ड ब्लास्ट जिसको कहते हैं वो आता है। कोल्ड ब्लास्ट के कारण क्या होता है कि यूरोप और एशिया तक जो फ्रिजिड विंड आती हैं उससे भी टेम्परेचर गिर जाते हैं। तो ये होता है कि कई इलाके ऐसे होते हैं, कई देश ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो चाहे वो धीरे बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ेगा। अगर 2025 से 2029 की बात करें तो 70% चांस यही दिखाई दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद जो लानीना और अल्नीनो की साइकिल है ये तो मतलब कि अब चेंज होती रहती है कि कभी लानीना आता है, कभी अल्नीनो आता है। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो भी अलग अलग रूप में अलग अलग देशों को देखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब लानीना आता है तो सर्दी बढ़ जाती है, मतलब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, अल्नीनो में माइल्ड विंटर होती है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे ग्लोब का जो एवरेज है वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ देश जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी देखेंगे। उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो बुरी स्थिति भारत के लिए कम से कम ना हो। मैं कहीं पर पढ़ रही थी सर, मैं बहुत अच्छे से इन टर्म्स को समझती नहीं हूँ। ग्लेशियर के बारे में उसमें बताया गया था, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का जमना, और उसी में ये चीज़ें थी कि 5 साल तक, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड का जिक्र किया जा रहा है, अनुमान जाहिर किया जा रहा है, तो हम मिनी आइस एज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उसमें बताया गया था कि कैसे ग्लेशियर अगर 5 साल तक जमे ही रहते हैं तो हम मिनी आइस एज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा है क्या? देखिए, ये अभी तक तो यह है कि जो रेट ऑफ जो उसका पिघलने का जो रेट है वो बढ़ा है, लेकिन अब जैसे कि पिछले साल मतलब 2 साल से सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ी, बर्फबारी ज़्यादा हुई। कभी कभी क्या होता है कि स्नोफॉल का जो गिरने का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है और पिघलता है, जो गर्मी में जो पिघलना शुरू होता है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है नेचर का कि लगातार ग्लेशियर पिघल रहे थे, कई जगह हमने देखा कि ज़मीन दिखना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से ये स्नोफॉल बढ़ गया। तो फिर से वो अगले जैसे कुछ सालों तक अगर स्नोफॉल अच्छा होता है तो फिर से यानी कि वो रिप्लेनिश होते हैं, यानी कि दोबारा उनको बर्फ़ उसमें जमना शुरू हो जाती है और वो फिर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देंगे। तो ये मिनी आइस एज भी कह सकते हो इसको, या मतलब इसका लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर पे इतना असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ग्लेशियर के पिघलने का रेट जो है कम हो जाएगा, यानी उनकी दर कुछ कम हो जाती है अगले 4-5 सालों में, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो समुद्री सतह के जो स्तर है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो समुद्र में ही आएंगे। हाँ। समुद्र का अगर लेवल ऊपर बढ़ेगा तो जो निचले जो केवल यानी कि सी लेवल के आसपास जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, मालदीव है, लक्षद्वीप के कई इलाके हैं, जो टापू जो देश हैं या टापू हैं जो बिल्कुल ही समुद्र के तल के साथ हैं, उनमें खतरा बढ़ जाता है, तो करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि जो ग्लेशियर अगले कुछ सालों तक अगर पिघलने की उनकी दर कम होती है और फिर से उसमें बर्फ़ जमती है, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है,
तो उससे ये जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ना रुक जाएगा और आगे कुछ सालों तक थोड़ा राहत की सांस ये देश ले पाएंगे। लेकिन ये फिर डिले ही सिर्फ होगी स्पीड, इसको रोका क्या नहीं जा सकता? रोका नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। यानी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं, और जो हम जैसे कि डीजल और है फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे व्हीकल्स हैं, ये सारे जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसको एटमॉस्फेयर को देखें तो इसको आप इस तरह से देखते हैं, जो वातावरण है एक तरह से एक ब्लैंकेट है जो हमें हार्मफुल गैस मतलब रेस से भी बचा रहा है और जो एकदम फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर है उससे भी बचा रहा है। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज इसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो इस कंबल को मोटा करते जा रहे हैं, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ये है कि इसको रोका इस तरह से जा सकता है, या तो आप ग्रीन कवर जो डिप्लीट हो रहा है उसको फिर से प्लांटेशन करें, सस्टेन करें, यानी उसको और ग्रीन हाउस गैसेस के जो उत्सर्जन को भी कम करें, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, और जो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जैसे जैसे वैसे जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड शुरू हुआ है, हाँ। लेकिन स्पीड इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जा करके ये रुकेगा पहले ट्रेंड, उसके बाद रिवर्स होगा। तो उसमें अभी से जैसे कई देश कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले 10 सालों में जो ये जो ट्रेंड है ग्लोबल वार्मिंग का वो रुक भी जाए, और अगर इसी दर से हम कोशिश करते रहे तो रिवर्स भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में केवल 6 महीने में ही काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, यानी कि पॉल्यूशन हट गया था और ग्रीन कवर फिर से आने लगा था और जानवर वगैरह जो थे वो सड़कों पे आ गए थे। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कोविड का ही आपने जिक्र किया। मैं जब डीएनडी से होते हुए मेरे ऑफिस की तरफ आगे बढ़ती थी, तो डीएनडी पर मैंने ये देखा है, जो मेरे नोएडा दिल्ली के बाहर के व्यूअर्स हैं उन्हें हम बताएं, ये दिल्ली नोएडा को लिंक करने वाला जो रोड है हम उसे डीएनडी कहते हैं, वहाँ पर मुझे मोर दिखाई देते थे सुबह के समय। मोर दिखाई देते थे, और ये जो है नील गाय आ जाती थी, हाँ। घरों तक आ गई थी। हाँ। और अगर साउथ में देखें तो जो वहाँ पे हाथी ज़्यादा है, एलिफेंट है, तो वो कॉलोनीज में आ गए थे, यानी कि नेचर ने अपने आप को फिर से रिक्लेम करना शुरू कर दिया था। तो अगर हम इस पर कोशिश करते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़ा हरकुलिन टास्क नहीं है। और ये काम आपको भी करना है, इसमें सहयोग आपको भी करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये अवेयरनेस फैलाने वाला जो पॉडकास्ट है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने कुछ भी सीखा है महेश सर से, तो प्लीज़ आप सबसे पहले पॉडकास्ट को लाइक भी कीजिए। सर, आपने ये जो पूरा सी लेवल कैसे बढ़ेगा, तो जो टापू वाले देश हैं उनका जब आपने जिक्र किया, तो आपने श्रीलंका का नाम ले लिया, मालदीव का नाम ले लिया। मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसमें इंडियन कोई शहर हैं, जैसा हमने पिछली बार भी पॉडकास्ट में जिक्र किया था, तो आप उनका भी नाम बताएं, क्योंकि हम ये सुनते तो रहते हैं कि एक तो जो हमारे समुद्र के किनारे वाले शहर हैं वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है बाकी मुल्कों की तुलना में, तो उनमें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगर का नाम भी है कि बहुत जल्द आने वाले समय में ये महानगर भी डूबने वाले हैं। हाँ। उनका नाम भी है? जी हाँ, उनका नाम है। ये ऐसा है कि जो सी लेवल बढ़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1-2 डेकेड्स में इसमें असर दिखाई देना शुरू करेगा, यानी कि किनारे वाले जो इलाके हैं वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाएंगे, उससे नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है, अगर हम देखें तो मुंबई से लेकर के आप केरल तक वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, बीच बीच में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा है, तो कुछ इलाके वहाँ पर जलमग्न हो सकते हैं, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, जैसे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं और इस तरह का नहीं है, तो वहाँ पर असर ज़्यादा होगा। कलकत्ता से लेकर के सुंदरबन एरिया से लेकर के वो ऑलरेडी मतलब वहाँ पर मार्श वगैरह है, तो वहाँ से जो असर ज़्यादा होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारे हैं, वहाँ पर भी कुछ टापू हैं जो बिल्कुल ही समुद्र तल से लगे हुए हैं, वो भी जलमग्न हो सकते हैं। लक्षद्वीप भी इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। मालदीव तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मालदीव तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये एक तरह से पूरा ग्लोबल कैलेमिटी है। तो अगर यानी कि हम ग्लेशियर के पिघलने के रेट दर को कम नहीं करते हैं या रोकते नहीं हैं, तो ये तो होना है। तो इस लिहाज से तो अगर 2025 के आखिर में 26 की शुरुआत में बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो हमें ये फिर प्रे करना चाहिए कि ये ठंड आगे भी चलती रहे। हाँ, स्नोफॉल मतलब ज़्यादा होता रहे, अच्छा होता रहे। हाँ। तो उससे क्या होगा कि जो ग्लेशियर पिघलते जितने हैं उतने फिर से जम जाते हैं, तो वो रुक जाएगा।
अब हम ये जो सुन रहे हैं सर कि बहुत ठंड पड़ेगी, 110 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। जी मौसम वैज्ञानिक होने के नाते क्या आपके लिए भी ये उतनी ही बड़ी खबर है या आप इसे नॉर्मल देखते हैं? देखिए, ये जो 110 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये तो देखने वाली बात है। मुझे लग नहीं रहा कि ये टूटेगा, क्योंकि कुछ इलाके में टेम्परेचर गिर जाएंगे, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड तो हर साल टूटते हैं, कभी गर्मी के टूटते हैं, कभी सर्दी के टूटते हैं, लेकिन वो एक दो दिनों के, मतलब जो एक्सट्रीम वेदर आता है, यानी बहुत ज़्यादा एकदम टेम्परेचर नीचे हुआ, तो हो सकता है कि एक दो जगह पर ऐसा हो जाए, लेकिन ओवरऑल नहीं है, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर दिखेगा। हाँ, टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन 110 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस पर संशय है, ये मुश्किल है। नहीं टूटेगा, जहाँ तक है, एक दो जगह पर हो सकता है टूट जाए। तो लेकिन यह है कि तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि वार्मिंग का ट्रेंड है, सर्दियां सिकुड़ गई हैं, हम सर्दी से सीधा गर्मी में आ जाते हैं, वसंत ऋतु तो गायब ही हो गई है। तो जो हमारा शरीर है और जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं, उनको लगता है कि अब तो सर्दी, मतलब कि माइल्ड विंटर है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन नहीं लेंगे, अपने आप को कवर करके नहीं रखेंगे, तो उस समय खतरा बढ़ जाता है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको कोल्ड वेव की या इस तरह की वार्निंग दिखाई दे, टीवी पे या मौसम विभाग दे या अखबारों में आए या स्काईमेट बताए, तो उस समय आप अपना तैयारी पहले से कर लीजिए। मैं कहीं पढ़ रही थी सर, तो उसमें डूम साइकिल के बारे में भी बताया गया जी। था, जिसमें ये बाकायदा इंगित किया गया था कि ये डूम साइकिल है और वही जगह है जहां पहले गर्मी से तबाही होती है, फिर ठंड से तबाही अब होगी। ये डूम साइकिल का मतलब है कि अगर आप देखा जाए, मतलब जो मीनिंग तो यही है कि अगर एक चीज़ खराब होती है तो उसके कारण दूसरी खराब होती है, और दूसरे के कारण पहली फिर और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये एक तरह से साइकिल है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट डूम साइकिल भी कह सकते हैं, क्लाइमेट ट्रेंड डूम साइकिल भी कह सकते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ इलाके थे जो बहुत ज़्यादा गर्मी देख रहे थे, वहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो गई। जैसे कि आप इंडिया की ही बात करो, कि अगर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो एरिड रीजन थे, वहाँ पर बारिश होती ही नहीं थी। अब यहाँ पर बाढ़ आती है, यानी क्लाइमेट चेंज पूरा तरह से दिखाई दे रहा है। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, बिहार में हर साल बाढ़ आती थी, असम में हर साल बाढ़ आती थी और बहुत ज़्यादा आती थी, अब वहाँ पर बाढ़ कम आना शुरू हो गई है, यानी कि बारिश कम होना शुरू हो गई है। तो यानी ट्रेंड तो चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से ये सर्दी का ट्रेंड भी कभी कभी चेंज होता है, कि कुछ साल होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर पड़ती है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह की साइकिल हम देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। ये पूरा क्लाइमेट चेंज का असर है और पूरी तरह से अब ये विजिबल हो गया है पूरे विश्व में। तो आप देख रहे हैं कि अचानक चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर अचानक, कभी सूखा है तो सूखा ही पड़ जाता है, और कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ बहुत ज़्यादा भीषण होती है, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है। आपने देखा होगा इस बार हिमाचल और बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यानी इसके क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्लीमेंट वेदर एक्टिविटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें, मीडिया रिपोर्ट्स में ही मैंने ये देखा, मैं मेरे व्यूवर्स के लिए वो स्क्रीन पे दे भी देती हूँ ताकि वो समझ पाएँ, जिसमें लिखा हुआ है कि बीते 122 साल में दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ा है, जैसा अभी आपने भी बताया। आपने तो बाकायदा बताया कि किस सन से किस सन तक वो बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीते 122 साल में दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ा है। अब 2025 वो साल होगा जहां से ये टेम्परेचर घटना शुरू होगा, और वो इसे बड़ी तबाही की तरफ इंगित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है वो समझ पाना और मुश्किल होगा। ये जो मीडिया रिपोर्ट है, ये ऑथेंटिकेट नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ना इसमें जो ग्लोबल ट्रेंड है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, हम तो वही देखेंगे कि जो आगे दिखाई दे रहा है हमें, तो उसके हिसाब से तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, ग्लोब के टेम्परेचर बढ़ेंगे। ये जो मीडिया रिपोर्ट हो सकता है कि ये इंगित कर रही हो कि कुछ इलाके होंगे जहाँ पर टेम्परेचर रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पर सर्दी कम पड़ती थी ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि मतलब पूरे विश्व की बात करें तो 20% इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा सर्दी, जो यानी ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको यही दिखाई देगा, जो मैं बता रहा हूँ कि आप 70% चांस यही दिखाई दे रहे हैं कि 2025 से 2029 तक ग्लोबल जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कुछ इलाके 20%, 25% या 30% विश्व के ऐसे भी होंगे जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जा रहे होंगे। यानी कि ये पूरा मतलब उल्टा पुल्टा जो कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण
जो जो हमने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं सर, और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक स्नोफॉल देखी ही नहीं होगी। जी हाँ। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे हैं सर जो हर साल प्लान करके पहाड़ी राज्यों में जाते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें सही समय पता नहीं होता है या शायद वो वेदर फोरकास्ट देख के नहीं पहुंचे होते हैं, फिर एक बार तो स्नोफॉल हो गया तो रास्ता बंद हो गया, फिर तो आप वहां पहुंच नहीं सकते। आपको लाइव अगर स्नोफॉल देखनी है तो क्या 2025 का अंत सबसे बेहतर साल है? जी हाँ, अच्छा है। और उसमें क्या होता है कि हमारा मतलब क्या है ना, जो नॉर्थ में या जहाँ पे भी लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि सर्दियाँ आ गई, अब वहाँ जाएंगे पहाड़ों पर स्नोफॉल हमें दिखेगा। हाँ। हर समय नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तभी होगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चेतावनी हम 4 या 5 दिन पहले दे देते हैं। मौसम विभाग दे देता है, स्काईमेट की साइट पर भी आप जा सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पर स्नोफॉल होगा। उस समय आप प्लान कर लीजिए और लाइव स्नोफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक दिन पहले चले जाइए तो जिससे आपको रोड ब्लॉक भी नहीं मिलेगा। अगर हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो वहाँ थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-3 दिन रह लीजिए, फिर आ जाइए। तो उसके लिए आपको पहले फोरकास्ट देखना पड़ेगा, तभी जाना सही रहेगा। ये कैसे देखना है मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि वेबसाइट का आपने जिक्र कर दिया है। मेरे व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि आप नोट करके इस बात को जो सर बताने वाले हैं वो रख लीजिए, ताकि इस साल कम से कम आपसे गलती ना होने पाए। हमें कैसे चेक करना है, और मैं ये जानती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अब ये कमेंट भी आने वाला है महेश सर कि आप बता तो देते हैं लेकिन वो कभी सही नहीं होता है। नहीं, सही होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हमारा जो एक्यूरेसी है वो 95% से 100% तक है। उसमें मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इजी होता है ट्रैक करना, क्योंकि बाकी जैसे कभी कभी होता है ना, बोलते हैं कि हम दिल्ली में बारिश होगी, तो दिल्ली में किसी इलाके में हुई, कहीं नहीं हुई। क्योंकि ये हम ट्रॉपिकल वेदर पे हैं, मतलब कि सब ट्रॉपिक्स में है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा है। अब बोलते हैं कि यूरोप वगैरह, जो यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, वो तो बिल्कुल टाइम के साथ बता देते हैं। उसका कारण यह है कि वो अपर लैटिट्यूड में है और वहाँ पर वेदर सिस्टम को आप ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि पॉपअप होते हैं क्लाउड, आपने देखा होगा दिल्ली में ही। अगर आप कैसे बताओगे कि एक इलाके में, एक सेक्टर में बारिश हो रही है, एक में नहीं हो रही, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारी जो वेबसाइट है स्काईमेट की, उसमें देख सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है जो जिसको मैं ही बनाता हूँ, उसमें मैं हर अगले 4-5 दिनों का फोरकास्ट देता हूँ। उसमें पहले बता देता हूँ कि हाँ स्नोफॉल होने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। मौसम विभाग की साइट पे भी मिल जाएगा आपको। हमारे जो स्काईमेट की साइट है वहाँ पर भी आप अगर कहीं का भी डालेंगे, जैसे कि आप सिटी का नाम डालेंगे, शिमला डालो, कुल्लू डालो, श्रीनगर डालो, जो भी जहाँ पर भी, रोहतांग पास डालो, तो अगले 5 दिन और 15 दिन का वेदर आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको ट्रेंड दिख जाएगा। तो और आप ये कह रहे हैं कि 95 to 100% तक इसकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और स्नोफॉल का हमारा फोरकास्ट इतना अच्छा है। तो अब अगर इस बार भी आप स्नोफॉल नहीं देख पाते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी प्लानिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी रह गई है। अब थोड़ा अगर हम किसान भाइयों के लिए भी चर्चा कर लें कि ठंड उनकी कैसी बीतने वाली है उनकी फसल के लिहाज से, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ अनिश्चितता है वो भी एक कृषि क्षेत्र ही है। तो ये है कि अगर जैसे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो विंटर रेन के चांस लग रहे हैं। अगर दिसंबर जनवरी में विंटर रेन होती है तो रबी की फसल यूजुअली बोई जाती है इस समय सर्दियों में। तो और दूसरा एक और है जो पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट। वो अगर 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा ये पाला पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी पाला ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए भी हम फोरकास्ट पहले कर देते हैं कि टेम्परेचर अब गिरने वाले हैं और पाला पड़ने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों को पहले ही मैं बता देता हूँ, अपने वीडियो में बताता हूँ, और हमारी वेबसाइट पर भी हम आर्टिकल लिख देते हैं कि पाला पड़ने वाला है। अगर पाला पड़ता है तो आप खेत में पानी लगा देंगे तो पाले से बच जाएगी। और भी कई टेक्निक हैं जो किसान भाई जानते हैं, तो पाले से वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। पाला पड़ने से क्या होता है कि फसल सांस नहीं ले पाती है और वो ख़राब हो जाती है। एक तो ये है। ऊपर से जब विंटर रेन होने वाली होती है तो उसका फोरकास्ट भी काफ़ी अच्छा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ। अगर उत्तर भारत में बारिश होने वाली है तो वो हम पहले बता देते हैं, और उसके साथ ओले गिरने वाले हैं तो उसका भी अलर्ट जो है 24 से 48 घंटे पहले मिल जाता है। तो अगर ओले पड़ेंगे तो नुकसान होगा, फ्रॉस्ट के ज़्यादा चांस हैं। तो यानी कि किसान भाइयों के लिए सर्दी अगर ज़्यादा पड़ेगी तो थोड़ा फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, क्लाइमेट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, मतलब कि क्लाइमेट का मतलब है कि पूरा सीजन चेंज हो रहा है। कि जैसे आपने देखा सर्दी सिकुड़ रही है, इस साल ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि सर्दी पिछले कई सालों में देख रहे होंगे नवंबर तक सर्दी नहीं पड़ती। रजाई आपकी निकलती है दिसंबर में
और जनवरी के मिड के बाद से अंदर आ जाती है। यानी कि सर्दी सिकुड़ रही है, वसंत ऋतु खत्म हो गई, सीधे हम गर्मी में आ जाते हैं। ये तो क्लाइमेट मतलब पूरा क्लाइमेट का चेंज है। वेदर होता है जो डे टू डे होता है। तो वेदर में क्या चेंजेज आए, आज हमने देखा कि फॉग आ गया, अब 2 दिन तक फॉग रहा, उसके बाद अचानक धूप निकली और आज स्नोफॉल हो रहा है। 2 दिनों बाद जैसे ही स्नोफॉल ख़त्म हुआ, उत्तरी हवाएं आई तो टेम्परेचर एकदम नीचे चले गए। तो ये जो डे टू डे चेंज होता है वो वेदर का चेंज होता है, और क्लाइमेट का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म चेंज होते हैं। ये मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। तो हम अभी इस साल क्या फेस करने वाले हैं? इस साल हम जो क्लाइमेट चेंज का असर यही देखेंगे कि लानिना के कारण हो सकता है कि जो सर्दी ज़्यादा पड़े, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छे आए, बर्फबारी ज़्यादा हो, फॉग ज़्यादा हो। तो इसका असर जो है उत्तर भारत से लेकर के कभी मध्य भारत और हो सकता है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र तक भी आपको दिखाई दे जाए। ला नीना हम अभी रिसेंट ही कुछ साल से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। क्या ये टर्म मीडिया के चलते बहुत फेमस हो गया है? जी हाँ, मीडिया के कारण लानिना और अल नीनो फेमस हुआ है, और इंटरनेट के कारण भी हुआ है। पहले क्या होता था कि जब हम थे 80s में थे, हाँ। तो इंटरनेट नहीं था। तो लोग मुझसे कई लोग जो जैसे पीएचडी कर रहे थे या वो पूछते थे कि सर मुझे लानिना के बारे में बता दो, अल नीनो के बारे में बता दो, क्योंकि उन्हें पता तो था लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। अब क्या है कि कोई भी आदमी, आप चैट जीपीटी से पूछ लो लानिना क्या होता है, गूगल पे डाल लो लानिना क्या होता है, पूरा आपको बता देगा। तो अब अवेयरनेस बढ़ गई है, और मीडिया ने इसको थोड़ा सा हाइप करना भी शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा एक तरह से होता है ना कि थोड़ा सा लोगों को डराना शुरू कर दिया है कि लानिना आ रहा है, अल नीनो आ रहा है, तो अभी सूखा पड़ जाएगा। तो ये मतलब ये तो बहुत पहले से है, जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो 1950 से है इसका, लानिना और अल नीनो का, जो आपको नोआ की साइट पे भी मिल जाएगा। यानी काफ़ी साल पहले से है, यानी 75 साल पहले से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो पता लग गया है कि हाँ ये कुछ होता है। लेकिन ये मतलब फोरकास्टिंग तो इसी के हिसाब से पहले से हो रही है। क्या ये महसूस आपने भी किया है कि जो ठंड भारत में पड़ती है जी। उसमें धूप अब बहुत कम हो गई है? दिल्ली एनसीआर में शुरू में हमें लगता था जब फॉग स्टार्ट होती थी कि ये स्मॉग है या फॉग है, हम डिफरेंस नहीं कर पाते थे। तो वो स्मॉग से शुरू हुआ कि धूप आनी बंद हुई है, फिर वो कभी फॉग, फिर कभी स्मॉग, और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी ठंड बिना धूप के बीत जाती है। जी हाँ, ये क्या होता था कि 80s की अगर बात करें, जब हम पढ़ते थे तब हम देखते थे कि पूरे दिन फॉग रहता था। अगर हम जाते थे कहीं पे भी, तब डीटीसी वगैरह बस पकड़ते थे, तो उसमें आप देखते थे कि बस ही नहीं दिखती थी, कि बस आ रही है, जब बिल्कुल सामने आ गई तब दिखती थी। मतलब कि आप 2-2 फीट तक इतना डेंस फॉग होता था उस समय। हाँ। उसके बाद फॉग की इंटेंसिटी कम होना शुरू हुई, क्योंकि बारिश वगैरह में चेंजेज आ गए। अब क्या होता है कि जो आप देखते हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा है, कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ गया, स्मॉग बढ़ गया। तो जो धूप नहीं निकलती उसका कारण यह है, फॉग तो है ही, लेकिन फॉग के साथ साथ जो पॉल्यूशन मिल जाता है उसको स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग ज़्यादा है, खास करके आप देखें नवंबर से लेकर के आपका जनवरी और कभी कभी फरवरी तक स्मॉग रहता है। तो इसीलिए आपको धूप नहीं दिखाई देती। और ये जैसे ही धूप निकलती है तो ये टेम्परेचर जब बढ़ते हैं, हवा ऊपर उठती है, तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी सही होना शुरू हो जाती है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण वो जो हेजीनेस है वो बनी रहती है, तो आपको धूप जो है वो ठीक से कभी भी दिखाई नहीं देती। तो यही ट्रेंड आगे भी रहने वाला है, क्योंकि जब तक पॉल्यूशन रहेगा, और पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ ही रहा है, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि हमारा आबादी बढ़ा रहे हैं, हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, सब कुछ मतलब एक तरह से जितना भी मतलब कचरा हम करना चाहते हैं एनवायरनमेंट का, वो पूरी तरह से हम कर ही रहे हैं दिल्ली में। तो उसका तो असर आपको दिखाई देगा और वो भुगतना भी पड़ेगा। और उससे क्या हो रहा है, स्मोक के कारण आपका जो मतलब सांस लेने में दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे मुझे अब देखा होगा बीच में खांसी आ रही है, तो ये भी पॉल्यूशन का कारण है। तो ये इसीलिए हमें सूरज नहीं दिखता, और सर्दी ऐसा लगता है कि पूरे दिन सर्दी पड़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर उठ नहीं पाता। ये स्मॉग का दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा असर है ही। इसके अलावा वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा रहता है? क्या उसमें लखनऊ भी है, क्या पटना भी है, क्या हिमाचल के भी पहाड़ी राज्यों तक भी क्या इसका असर है? जी हाँ, ये जैसे मुरादाबाद हो गया, कानपुर है, जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ तो है ही। मतलब जो भी अब जो बी क्लास मेट्रो आ रहे हैं, मतलब जो एक तो मेट्रो सिटी हैं, बहुत बड़े बड़े सिटी हैं, उसके बाद जो टायर 2 हैं, टायर 3 हैं, वहाँ पर भी जहाँ पर भी आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर ये स्मॉग आना शुरू हो गया है। हिमाचल के कुछ इलाकों में रहता है,
कुछ देर के लिए, लेकिन वहाँ पर अभी थोड़ा सा शांति है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जो खुले इलाके हैं, अगर आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लखनऊ जाएंगे, दिल्ली से लखनऊ, तो बीच में ऐसे स्ट्रेच आएंगे जहाँ पर केवल आपको फॉग दिखेगा, क्योंकि खुले इलाके हैं, खेत हैं, वहाँ पर आपको फॉग दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप सिटी में एंटर करेंगे तो वो फॉग स्मॉग बन जाता है, यानी कि फॉग और पॉल्यूशन मिल करके स्मॉग बना देता है। तो ये आगे आप कह रहे हैं कि लगातार बना रहना है, ये बना क्योंकि रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम खत्म कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या समझने की कोई टेक्निक भी होती है सर कि ये फॉग है या स्मॉग है, हम समझ पाए आम लोग? ये तो जब आपका ह्यूमिडिटी अगर 75% से ज़्यादा है तो उसको फॉग कहते हैं। अगर विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर है उसको फॉग कहते हैं। लेकिन फॉग और स्मॉग में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें आपको जो पॉल्यूशन सेंसर है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो दिखा रहा है कि पॉल्यूशन भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके फॉग के साथ, वाटर वेपर के साथ जो हार्मफुल जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वो मिक्स हो गए हैं। और वो इसलिए होते हैं कि जब सुबह के समय सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो हवा भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। अगर विंड स्पीड ज़्यादा नहीं है तो वो हवा रोटेट नहीं कर पाती, हट नहीं पाती, और जो वाटर वेपर होता है वो एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एक्ट करता है। तो उसके ऊपर ये धूल, मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कण चिपक जाते हैं। तो वो उसके साथ जब चिपक जाते हैं उसमें, तो वो मूव नहीं कर पाते, तो वो जो लेयर बन जाती है वो ग्राउंड के पास ही रहती है। और क्योंकि हवा तेज नहीं चल रही होती तो वो स्मोक के रूप में एक तरह से आप पूरा देखो काला काला दिखता है। तो अगर ब्लैक जैसा दिख रहा है इसका मतलब फॉग है। अगर वो वाइट है, पूरा आपको दिख रहा है कि पूरा दूर तक देख रहे हैं आप, वाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब वो फॉग है। लेकिन सर्दियों में दिल्ली में आपको फॉग कब दिखेगा? स्मॉग ज़्यादा दिखेगा। जब हमने फॉग की, स्मॉग की बात कर ही ली है सर, तो थोड़ा हम अगर क्लाउड सीडिंग भी आपसे समझ पाएं। अब क्लाउड सीडिंग करके बारिश हुई दिल्ली में या नहीं हुई, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर 2025 में क्लाउड सीडिंग कराई गई दिल्ली में, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आगे आने वाले अब हर साल में इसकी एक तस्वीर तो हमें जरूर दिखाई देगी, क्योंकि शुरुआत इसकी हो गई है। आम लोग ये कह रहे हैं कि ये भयानक त्रासदी की ओर इंसान बढ़ रहा है। वैज्ञानिक ये भले कह रहे हो कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, आम आदमी यही समझ रहा है कि क्लाउड सीडिंग का मतलब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मतलब वो अपना बदला लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका क्या है कि क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि जो बादल हैं वो बरस नहीं रहे, लेकिन उनको बरसाना। ये क्या होता है कि अब जैसे गवर्नमेंट ने पूछा था, मतलब बोला था कि हम क्लाउड सीडिंग करेंगे और दीपावली के बाद करेंगे। हमसे पूछा कई लोगों ने, तो क्या होता है कि जब सर्दियाँ, ये मानसून ख़त्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि आसमान साफ़ रहता है सर्दियों में। अक्टूबर, खास करके अक्टूबर नवंबर में बादल बहुत कम आते हैं। अगर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तभी आते हैं। अभी ये जो बादल आपने देखे थे 28 तारीख को जो क्लाउड सीडिंग की थी, तो ये साइक्लोन जो मोन्था था उसका असर था। बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही थी, तो ये मीडियम क्लाउड थे, यानी 10,000 फीट पर क्लाउड थे, तो वो बारिश नहीं कर सकते। या तो बादल होने चाहिए, यानी कि मॉइस्चर वाले बादल, क्यूमुलस, यानी कि क्यूमुलस बादल होते हैं जो काफ़ी घने होते हैं, और उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप उसमें सिल्वर आयोडाइड स्प्रिंकल करते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया कि एक न्यूक्लाई की तरह एक्ट करता है, उसके ऊपर ये वाटर वेपर चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है तो बूंद मोटी हो जाती है, पानी की बूंद बन जाती है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे बारिश के रूप में गिर जाती है। तो इससे हम प्रकृति का कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि जो बादल है वैसे भी चला जाएगा वो। अगर उसको हमने बरसा दिया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ एरिया में बरसेगा, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में बारिश दे देगा, अगर अच्छा बादल है तो। और वो सिल्वर आयोडाइड जो है वो कुछ बहुत हल्की क्वांटिटी में होता है, मतलब 1 किलो 1.5 किलो होता है, तो उससे एनवायरनमेंट में भी कोई नुकसान नहीं होता। और कॉमन सॉल्ट भी छिड़का जाता है, तो नमक तो आपको मालूम है कि वो तो हर जगह है, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि कोई इसका हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम ये करते भी हैं तो ये अच्छी बात यह है, अगर अच्छा बादल है, अच्छी बारिश हो जाती है, वाइड स्प्रेड रेन हो जाती है, तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। बहुत से ऐसे खतरे अभी तक मानव इतिहास में आए हैं जिनका आकलन हम पहले तो ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ओह, ये तो गलती हो गई है। मुझे याद है मोबाइल टावर जिस समय खड़े होने शुरू हुए थे, तब भी ये कहा गया था कि इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाद में हमने ये पाया कि उससे कैंसर तक हो रहा है इंसानों को। प्लास्टिक का हमने किस तरह से यूज़ किया। क्या क्लाउड सीडिंग के मामले में भी साइंटिस्ट, मौसम वैज्ञानिक भविष्य में गलत साबित हो सकते हैं क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो हम इसमें सब्सटेंस डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। जैसे कॉमन सॉल्ट है,
वो भी नुकसान नहीं करेगा अगर एनवायरनमेंट में, और अगर 2-3 किलो डाल भी दिया तो वो हवा में हट जाएगा। या ड्राई आइस डालते हैं, ड्राई आइस पिघल जाएगी। सिल्वर आयोडाइड भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो अगर हम 100 किलोमीटर के दायरे में 1 किलो या आधी किलो सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में पहले ही, मीथेन है और ये जो बाकी जितने भी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो धुएं और डीजल और ट्रैफिक से डाल रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नुकसान होगा। और ये क्लाउड सीडिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा है। और क्लाउड सीडिंग जो पहले कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, वो मानसून के समय की गई थी। तो मानसून के समय बादल होते हैं तो हो जाती है। लेकिन अब जैसे दिल्ली सरकार ने किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी है जिसने भी किया, तो ये सक्सेसफुल तो हुआ नहीं। अगर बारिश हुई भी, अगर 1-2 मिलीमीटर उन्होंने बताया, 1.2 मिलीमीटर, तो उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम सर्दियों में करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में बादल नहीं होते तो नहीं हो पाएगा। और अगर करेंगे भी तो मतलब आप 1 या 2 बार पूरे सीजन में करेंगे तो उसका मतलब एनवायरनमेंट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये है कि हम डेली कर रहे हैं, एक तो खर्चा बहुत है, वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल इसका कोई नुकसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक आम इंसान, क्योंकि इस तरह की जितनी भी खबरें आप अगर कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए तो लोग उसमें प्रकृति के साथ खिलवाड़, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, तो लोग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या क्लाउड सीडिंग, क्योंकि इंडिया के बाहर तो मैंने पढ़ा है कि बहुत सी जगह इसे यूज़ किया दुबई गया में है। हुआ है, चाइना में कई बार हुआ है। हाँ, जी, और वहाँ सक्सेसफुल रहा है। सक्सेसफुल कई जगह हुआ है। हाँ। हाँ, उसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह ये था कि वो जब करते हैं जहाँ बादल होते हैं वहाँ करते हैं। तो बादल जरूरी है। आप क्लाउड मतलब सीड किसको करोगे, बरसाओगे किसको, बादल को बरसाओगे। हाँ। खुले आसमान में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो अभी की है वो 10,000 फीट पर बादल थे, यानी कि 2-3 हज़ार, 3,500 फीट पर घने बादल होने चाहिए, और उसके उसके अंदर आप छिड़केंगे तो वो बरस जाएंगे। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर बादल आपने ये बरसाए भी तो पॉल्यूशन उस जगह का हट जाएगा, क्योंकि या तो आप 300-400 किलोमीटर के दायरे में बादल को बरसाओ, वो एक तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और कई करोड़ का खर्चा है, और वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उस समय बादल होते नहीं हैं। अब अगर आपने दिल्ली के कुछ इलाके में, जैसे बोला बुराड़ी में किया इन्होंने, मेरठ के पास किया, या जहाँ जहाँ भी किया, तो अगर एक एक पैचेस में आपने बारिश करवा भी दी, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बारिश हो भी गई, तो पॉल्यूशन पूरे इलाके का नहीं बैठेगा, क्योंकि पॉल्यूशन तो हर जगह है और हवा के साथ वो फिर से आ जाएगा। यानी कि अगर 2-4 घंटे के लिए या 10-12 घंटे के लिए कुछ इलाके का पॉल्यूशन हटा भी तो आसपास की हवा उसको फिर से कवर कर लेगी। तो ये मतलब एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इस एक्सरसाइज का। तो लेकिन हाँ, प्रकृति के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। प्रकृति का खिलवाड़ के साथ तो खिलवाड़ हम खुद ही कर रहे हैं, जो हम ये डीजल की गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल है, और जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कर रहे हैं, और एसी वगैरह का जो पॉल्यूशन है, ये सारा पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो खिलवाड़ तो हम शुरू से ही कर रहे हैं और वो आप देख भी रहे हैं, उसका असर भी झेल रही है, पूरी दुनिया झेल रही है। और ख़ास करके जो इंडिया में हम बीजिंग ने देखो अपना पॉल्यूशन कितनी जल्दी कम कर लिया, जो वो भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पॉल्यूटेड शहर था। हाँ। उसने अपनी इंडस्ट्रीज सारी शिफ्ट कर दी बाहर और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म कर दिए। लेकिन दिल्ली में हम नहीं कर पा रहे। दिल्ली में भी अगर हम खुले इलाके में इंडस्ट्रीज़ को ले जाए और स्ट्रिक्टनेस के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जाए, उसको सब्सिडी दें, तब जा करके कुछ होगा। तो मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो उसमें क्लाइमेट चेंज की जब बात आई तो उसमें रिवेंज की बात आई, प्रकृति के रिवेंज की, कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति खुद बदला ले लेगी। जैसे हमने केदारनाथ के समय में भी यही पढ़ा था कि आपने इतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट किया और वो सब मतलब कंस्ट्रक्शन किया, सब हाँ, कुछ किया। हाँ, कि जो प्रकृति थी उसने खुद बैलेंस जी। कर दिया। तो क्या अब ये जो ठंड आ रही है वो क्या नेचर का बैलेंस करने का तरीका है? क्या प्रकृति बदला ले रही है? देखो, बदला तो कई साल से ले रही है वो। जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट बढ़ गए हैं, हीट वेव बढ़ गई है, कोल्ड वेव बढ़ गई। कुछ इलाकों में मानसून के समय मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। मध्य प्रदेश में देख लो आप, राजस्थान में, गुजरात में बाढ़ आती है, जहाँ पर नहीं आती थी। तो वहाँ फसल का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और लोगों का नुकसान होता है, मतलब कि लाइव स्टॉक के साथ साथ बाकी का। इस बार आपने देखा पंजाब के, पूरे पंजाब में बाढ़ आई।
तो ये क्लाइमेट चेंज का असर प्रकृति तो ऑलरेडी अपना बदला लेना शुरू कर चुकी है कई साल से। लेकिन ये सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये आप इसको उससे नहीं जोड़ पाएंगे हम। लेकिन ये है कि हाँ, कि ये अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। उनका उनका मतलब उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो सरकार नहीं कर पाएगी। मतलब कुछ लोगों को कर पाएगी, मेट्रोज़ में कर पाएगी, लेकिन जो आउटसाइड दिल्ली है या छोटे-छोटे शहरों में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, वो सर्दी में उनके मतलब के हताहत होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये भी एक तरह से है कि मतलब इसको भी आप कह सकते हो कि वो बदला ले रही है। लेकिन जो सही तरीके से जो बदला ले रही है वो यही है कि सूखे ड्रॉट बढ़ रहा है, हीट वेव, कोल्ड वेव, फ्लडिंग बढ़ रही है, और जो तूफ़ान हैं उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, पैसिफिक में, अटलांटिक में उठ रहे हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो रहे हैं। जो पहले था कि वो विंड स्पीड ज़्यादा नहीं जाती थी, अब 200 किलोमीटर को भी पार कर जाती है, सुपर साइक्लोन बन रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। यही है प्रकृति का प्रतिशोध जो हम देख रहे हैं। मैं सर चाहती हूँ कि जाते जाते हम, क्योंकि अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे। हालांकि बड़ा रोल इसमें सरकारों का है, मैं ये मानती हूँ, हाँ। लेकिन एक बहुत छोटा सा योगदान जो शायद हमारी तरफ से हो सकता है, वो आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, एक तो ये है कि अपने आप को बचा के रखिए। जब भी सर्दी का प्रकोप बढ़ता है या किसी तरह का अलर्ट आता है, तो जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो तूफान का अलर्ट आता है, तो उसको ध्यान में रखिए। सर्दी अगर अचानक बढ़ती है तो पहले से ही आप अपनी तैयारी कर लीजिए। एक तो ये है, और सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन हम हर आदमी अपना थोड़ा योगदान दे दे तो भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्या होता है कि हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और हर जगह कर रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह का, उसको कम करें। कागज़ के जो पैकेट हैं उसमें लेके जाएं, अपने खुद के बैग लेकर के जाएं जिससे कि सामान ला सकें। आप लोगों को शर्म आती है कि यार मैं थैला लेके जा रहा हूँ, अच्छे स्टाइलिश बैग ले जाओ कपड़े के, क्या दिक्कत है? आपके देखने में भी अच्छा लगेगा, वो भी आप कर सकते हो। और क्या करते हैं लोग, जैसे चिप्स खाया, ये खाया, मैंने देखा पढ़े लिखे लोग जो कार में से देखते हो, कार में से फेंक रहे होते हैं, कॉफ़ी पी के उसका प्लास्टिक का गिलास बाहर फेंक दिया। ये सब चीज़ों को आप रोकिए, कोशिश करिए कि कम से कम करें। और जो अपनी गाड़ी है उसका पॉल्यूशन वगैरह समय पर सही कराते रहें। यानी कि मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं घर में। जो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो प्लांट वगैरह ज़्यादा रखें, जिससे कि उससे भी प्यूरिफिकेशन होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपको सांस लेने में आसानी होगी। एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते सब लोग, और उसका इतना फ़ायदा भी नहीं कि एक कमरे में रखा है, आप दूसरे कमरे में जाओगे तो फ़ायदा नहीं है। तो वो आप प्लांट ज़्यादा रखो, बालकनी में रखो, लिविंग रूम में रख लो। अगर आप बाहर रह रहे हो या आपका खुद का घर है, वहाँ पर प्लांटेशन आप कर सकते हैं। यानी कि ग्रीन कवर को आप फिर से बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम करके प्रकृति को फिर से जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स, आपने जो भी सीखा है अभी, टिप्स जो सर की तरफ से आपको दी गई है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस उनकी भी बढ़े। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत को लेकर के उनकी भी तैयारी हो सके। इस पॉडकास्ट को आप लाइक कीजिए, और आगे आप किस मेहमान को देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया। इसका पहला जो पॉडकास्ट था मौसम के ऊपर जो हमने किया था, उसे बहुत प्यार मिला दर्शकों का। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार भी हमें उतना ही भर भर के प्यार व्यूवर्स का ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने बताया है लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो वो पूछें आपके कमेंट में, मैं बता दूंगा, आप बता देना। ज़रूर सर, थैंक यू।